कुछ उसका रिमेनिंग पार्ट कल रह गया था, थ्रेशोल्ड्स का एंड से एक पैराग्राफ था। वैसे तो मैंने कहा था कि चलें आप लोग देख लें, लेकिन हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो थ्रेशोल्ड्स का मैंने कल भी बताया था। थ्रेशोल्ड वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो भी थ्रेशोल्ड रिएक्शन है। जैसे बहुत सारे थ्रेशोल्ड रिएक्शन है जिसमें आपको एक्सटर्नली एनर्जी जो है वो प्रोजेक्टाइल को देनी पड़ती है। तो इस केस में भी जो फिशन का केस है इसको हम थ्रेशोल्ड इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे भी कुछ न्यूक्लियाइज ऐसे हैं, रेडियो न्यूक्लियाइड, वो थर्मल न्यूट्रॉन्स के साथ फिशनेबल हैं, यानी कि उनकी फिशन थर्मल न्यूट्रॉन के साथ हो जाती है। बट जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, कुछ हैवी न्यूक्लियाई ऐसे हैं कि जिनकी जो फिशन है वो लाइटर न्यूक्लियाई या थर्मल के साथ पॉसिबल नहीं है। तो उनकी जो फिशन है वो फास्ट न्यूट्रॉन के साथ पॉसिबल है। तो फास्ट न्यूट्रॉन से मैंने कल बताया था कि मतलब ये है कि उनके पास एनर्जी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द थर्मल न्यूट्रॉन। तो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा फास्टली जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करते हैं। तो इस कुछ न्यूक्लियाई की जो फिशन है वो थर्मल न्यूट्रॉन्स के साथ होती है और कुछ की जो है वो फास्ट के साथ होती है। तो अभी हम देखेंगे कुछ वैल्यूज़ जो हैं, जो न्यूमेरिकली और गिवन हैं या एक्सपेरिमेंटली जो डाटा हमारे पास है कि जो आपके कौन से न्यूक्लियाई हैं, कितनी एनर्जी पे क्या रिस्पॉन्स जो है वो करते हैं। तो कल जो हमने एग्जांपल ली थी यहाँ पे मैं आपको भी हाइलाइट करती हूँ। यहाँ पे हमने कल देखा था कि यूरेनियम 234, 236 और 238 इनकी हमने बात की कि इनकी जो फिशन है वो थर्मल न्यूट्रॉन्स के साथ नहीं होती बल्कि फास्ट न्यूट्रॉन के साथ होती है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड रिएक्शन है, इट मीन्स कि एनर्जी जो है वो एक्सटर्नली इसको देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो इनकी थ्रेशोल्ड है इसको हम फास्ट फिशन थ्रेशोल्ड्स भी कहेंगे। और इनको जो हमने इनकी जो फिशन करवाई थी वो जिन फास्ट न्यूट्रॉन के साथ करवाई थी, मैंने कल भी बताया था कि ये ट्रीटियम हीलियम आइसोटोप का रिएक्शन है जिसमें उन्होंने ट्रीटियम को स्ट्राइक करवाया था प्रोटॉन के साथ। तो प्रोडक्ट्स में आपके पास हीलियम का आइसोटोप और साथ न्यूट्रॉन एमिट हुए थे। ये न्यूट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि जिनको हम फास्ट न्यूट्रॉन जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। और यही फास्ट न्यूट्रॉन जो है वो हमने इन 3 हैवी न्यूक्लियाई पे फॉल करवाए। तो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि ज़रूरी नहीं है कि जो फिशन रिएक्शन है वो सिर्फ न्यूट्रॉन के साथ ही पॉसिबल है, बल्कि हम डिफरेंट जो मैंने टेबल भी ऊपर शेयर किया था, बताया था आपसे कि ये बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं जिनके साथ फिशन का रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है न्यूट्रॉन के साथ। साथ उनकी हाफ लाइफ दी हुई है, साथ उनके क्रॉस सेक्शन दिए हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि फिशन का रिएक्शन जो है वो सिर्फ न्यूट्रॉन के साथ हो, बल्कि कल मैंने ये बताया था कुछ चार्ज पार्टिकल्स के साथ भी फिशन रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम थोरियम, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 इसकी फिशन करना चाहते हैं, ठीक है, यूरेनियम 232, 235 और 238 की फिशन करना चाहते हैं ड्यूट्रियॉन्स के साथ। न्यूट्रॉन को अब कंसिडर नहीं कर रहे, ड्यूट्रियॉन के साथ हम इनकी फिशन जो है वो करना चाह रहे हैं। तो जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है थ्रेशहोल्ड, उसकी वैल्यू जो है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अभी कल मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम एनर्जीज को कुछ न्यूक्लियाई के लिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब लेके जाते हैं तो जो फिशन क्रॉस सेक्शन है वो एकदम आहिस्ता आहिस्ता से रिड्यूस होता हुआ 1 बार तक चला जाता है। ठीक है, लेकिन ये केस हमने न्यूट्रॉन के लिए और कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियाई के लिए बताया था। हर न्यूक्लियाई और हर प्रोजेक्टाइल के लिए ये कंडीशन नहीं है। ठीक है, बात फॉलो करें, मीन्स के अगर कल हमने जो केस किया था वो न्यूट्रॉन था और जिस पे हम उसको फॉल करवा रहे थे वो 33 था, यूरेनियम 233 था। तो उसके केस में जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ाकर
या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ाकर हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब लेके गए, तो जो फिशन क्रॉस सेक्शन था वो रिड्यूस होके तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1 बार्न्स के करीब पहुंच गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियाई जिनकी थर्मल न्यूट्रॉन्स के साथ फिशन पॉसिबल नहीं है, उनके केस में हमें फास्ट न्यूट्रॉन्स की ज़रूरत है। और अगर हम न्यूट्रॉन को नहीं कंसिडर करना चाह रहे, हम कोई और चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, तो उसके लिए आप देखें, यहाँ मैं एग्जांपल बता रही हूँ ड्यूट्रॉन्स की। तो ड्यूट्रॉन्स की 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो चाहिए होगी हमें इन तीनों न्यूक्लियाई में फिशन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अगर हम न्यूक्लियाई अपने यही रखते हैं, यानी थोरियम, यूरेनियम और यूरेनियम का 238, अगर हम अपने न्यूक्लियाई यही रखते हैं और अपना प्रोजेक्टाइल जो है वो चेंज कर देते हैं, हम ड्यूट्रॉन्स की बजाय बात कर लेते हैं कि हम अल्फा पार्टिकल को कंसिडर करते हैं, तो अल्फा पार्टिकल के केस में ये एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये बताने का मकसद ये है कि हर एक के लिए जो एनर्जी की वैल्यू है, जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू है, वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ अल्फा पार्टिकल के केस में ये जो एनर्जी जो है वो तकरीबन 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक चली जाती है, बल्कि इन सम केसेस अबव जो है वो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ये देखें, अगर हम उन्हीं न्यूक्लियाई के अल्फा पार्टिकल्स को कंसिडर कर लें इंस्टेड ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये एनर्जी इन न्यूक्लियाइड्स के लिए कितनी है? 21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो अभी तक हमने जितनी भी एनर्जीज देखी हैं, हमने ये देखा है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, यानी मैं थर्मल की बात नहीं कर रही, फास्ट न्यूट्रॉन्स की बात कर रही हूँ। थर्मल न्यूट्रॉन में आपकी एनर्जी लिमिट जो है वो लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, उसके नेबरहुड में है। लेकिन जब हम फास्ट न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो आपके पास रेंज है एनर्जीज की। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी की एक रेंज है जिसपे आपका फिशन का प्रोसेस होता है। तो अभी तक जितनी रेंजेस आपके पास एनर्जी की आई हैं, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि जब न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है या प्रोजेक्टाइल की जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज्यादा होती है, तो जो क्रॉस सेक्शन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, या तो क्रॉस सेक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है या फिर वो एक पॉइंट पे मेंटेन हो जाती है, यानी वो एक ही लेवल पे रखती है अगर आप फर्दर एनर्जी जो है उसे इंक्रीज करें। ठीक है, तो मैं एक दफा फिर कल वाली बात को इसको कंपेयर कर देती हूँ कि अगर आप थर्मल न्यूट्रॉन का कल केस देख रहे थे तो उसमें आपने देखा था, अभी मैं आपको यहाँ पे उसकी डायग्राम शो करा देती हूँ एक दफा, ताकि आपको क्लियर हो जाए जो पॉइंट मैं बताना चाह रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमने कल कहा था कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जैसे ही हम अप्रोच कर रहे होते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपका जो वाई एक्सिस पे फिशन क्रॉस सेक्शन है इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही होती है, और हम कह रहे होते हैं अप्रोक्सीमेटली ये 1 बार्न तक आ जाती है जब आप 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बरक्स अगर आप दूसरे वाला ग्राफ देखें जो इसके बिल्कुल नीचे है, तो ये ग्राफ 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, यानी कि ये हम ले ही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई ऑप्शन नहीं ले रहे। तो यहाँ पे आप देखें 34, 36 और 38 की हम बात कर रहे हैं, तो या तो क्रॉस सेक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है इस पॉइंट तक, ठीक है, और उसके बाद ये मेंटेन हो रहा है, लेवल रह रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी यहाँ तक इंक्रीज हो गया और उसके बाद यहाँ पे कोई खास डिफरेंस नहीं आ रहा, और सिमिलरली यहाँ पे यूरेनियम 234 के केस में यहाँ तक ये आपका इंक्रीज हुआ क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पे जाके ये मेंटेन हो गया। तो ये इन केस ऑफ थ्रेशोल्ड फिशंस, ऐसी फिशंस जिसमें आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी की जरूरत होती है, तो आपने ऑब्जर्व किया है इस ग्राफ से कि जब आपके थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू आती है या उससे ग्रेटर होती है, तो क्रॉस सेक्शन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है या फिर लेवल हो जाती है, यानी कि मेंटेन हो जाती है किसी पॉइंट तक। ठीक है, यहाँ पे उसने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगेन यहाँ पे दी है। ये देखें, जब हम यूरेनियम 235 को बम्बार्ड करेंगे ड्यूट्रॉन के साथ, ठीक है, तो जो क्रॉस सेक्शन की वैल्यू है वो इंक्रीज होके 1 बार्न हो जाती है एट 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पीछे मैंने आपको क्या कहा था, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
ड्यूट्रॉन की एनर्जी आपको चाहिए फिशन करने के लिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपकी जब एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो रही है, यानी 8 से बढ़ के 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रही है, तो जो फिशन क्रॉस सेक्शन है उसकी वैल्यू इंक्रीज होके 1 बार हो जाती है, ठीक है? और फिर कहता है कि स्लोली इंक्रीज होती है, जब आपकी जो वैल्यू स्लोली इंक्रीज होती है, कहाँ से? 1.5 से, ठीक है, 2 बार तक। कब? जब आपकी एनर्जीज बिटवीन 120 से लेके 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक चली जाए, ठीक है? यानी आपने जब 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया ड्यूट्रॉन को, तो फिशन के लिए वो रिक्वायर्ड है फिशन करने के लिए, ठीक है? अगर आपने 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी कर दी, तो फिशन क्रॉस सेक्शन या फिशन होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू 1 बार हो गई, ठीक है? अगर आप उनकी एनर्जीज देखें कितनी इंक्रीज कर रहे हैं, आप 120 से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक करते हैं, तो अगेन जो फिशन की जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज इंक्रीजेस फ्रॉम 1.5 टू 2 बार्स, ठीक है? इसी तरह अगर हम यूरेनियम 235 को ड्यूट्रॉन की बजाय अल्फा पार्टिकल के साथ करें, तो मैंने अभी पीछे आपको क्या दिखाया ऊपर कि आपको अल्फा पार्टिकल के साथ फिशन करने के लिए 21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है इसके नेबरहुड में आपको चाहिए होती है, ठीक है? अगर हम कहते हैं कि ये एनर्जी हम इंक्रीज करें, यानी कि अबाउट 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आपकी एनर्जी हो जाए, तो जो क्रॉस सेक्शन है वो 1.5 बार्न होगा, ठीक है? और ये 1.5 बार्न तक ही रहेगा जब तक हम इसकी जो एनर्जी को बढ़ाते रहें 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाके भी 1.5 बार्न ही रहेगा। तो कहने का मकसद ये है कि थ्रेशोल्ड एनर्जीज या उससे ग्रेटर एनर्जी पर क्रॉस सेक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है और उसके बाद वो किसी एक पॉइंट पे मेंटेन भी रह सकती है, ठीक है? तो ये आपने देख लिया कि आप जो है वो न्यूट्रॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को या अल्फा पार्टिकल्स को एक्सटर्नली एनर्जी दे के, थ्रेशोल्ड एनर्जी दे के फिशन रिएक्शन कुछ न्यूक्लियाइड, रेडियो न्यूक्लियाइड में कर सकते हैं। कुछ में थर्मल से हो रही है और कुछ में फास्ट से हो रही है, ठीक है? तो ये बात हो गई अनचार्ज पार्टिकल की यानी न्यूट्रॉन की, और चार्ज पार्टिकल यानी अल्फा और न्यूट्रॉन्स की भी बात हो गई। अब हम देखते हैं कि कुछ केसेस में फिशन जो है वो गैमा रेज से भी पॉसिबल है, ठीक है? गैमा रेज हमारे पास कहाँ से आती हैं? कोई ना कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं जिनमें गैमा रेज जो है वो रिलीज होती हैं। ये गैमा रेज और बीटाट्रॉन जो हमारा एक्सिलरेटर है, उससे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को हम एक्सिलरेट करवा सकते हैं, उससे जो हमारे पास एक्सरेज आते हैं, उनसे हम फिशन प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं उनके ज़रिए भी। यानी कि एक्सेप्ट अभी तक जो आपने बात की थी कि आप किस-किस से फिशन करवा सकते हैं, आप न्यूट्रॉन से करा रहे हैं, आप ड्यूट्रॉन से करवा रहे हैं, आप अल्फा पार्टिकल से करवा रहे हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट किस पे देख रहे हैं? गामा रेज़ और एक्स-रे से भी हम थ्रेशोल्ड यानी कि एनर्जी देके फिशन रिएक्शन जो है वो करवा सकते हैं। यहाँ पे टेबल में उनकी वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पे आपको न्यूक्लियाइड नज़र आ रहे हैं एक साइड पे और दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं फोटो फिशन थ्रेशोल्ड। फोटो फिशन थ्रेशोल्ड मीन कि जिसमें जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो गैमा रेज है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास ये देखें इनकी जो न्यूक्लियाइड है कि आप किस किस न्यूक्लियाइड को एज ए ले सकते हैं टारगेट के तौर पे, और कितनी एनर्जी तक जो है वो ये इनका जो थ्रेशोल्ड है, यानी कि कितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है इनमें फिशन होने के लिए। अच्छा, इनकी जो इनका जो क्रॉस सेक्शन है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है फिशन होने की विद गैमा रेडिएशंस या एक्स-रेज़, वो न्यूट्रॉन से जो हम फिशन इंड्यूस करते हैं उसके मुकाबले में कम होती है। यानी कि जो क्रॉस सेक्शन की वैल्यूज़ हैं या जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ हैं इन सब न्यूक्लियाई में, ये जो हम टेबल में कंसिडर कर रहे हैं, उसकी वैल्यू यानी क्रॉस सेक्शन की वैल्यू जो है वो स्मॉलर होती है एज़ कंपेयर टू दैट कि अगर हम गैमा रेज़ की बजाय उस न्यूट्रॉन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं यूरेनियम 238 सबसे पहले हमारे पास है। अगर हम यूरेनियम 238 को बम्बार्ड करें बाय मोनो एनर्जेटिक 6.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैमा रेज से, ठीक है, यूरेनियम 238 पे हम गैमा रेज स्ट्राइक करवा रहे हैं जिनकी मोनो एनर्जेटिक जो है जिनकी एनर्जी 6.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है? और ये गैमा रेज हमारे पास किस सोर्स से आ रही हैं? इस रिएक्शन से आ रही हैं। फ्लोरीन नियॉन रिएक्शन है जिसमें हम फ्लोरीन पे प्रोटॉन को फॉल करवाते हैं, तो इसके प्रोडक्ट्स में हमारे पास नियॉन के साथ
गैमा रेज एमिट होती हैं। तो इन गैमा रेज को हम यूज कर रहे हैं फिशन के लिए। किसकी फिशन के लिए? यूरेनियम 238 की। इन गैमा रेज की जो एनर्जी है वो कितनी है? 6.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जो क्रॉस सेक्शन इसका है वो बहुत कम आएगा। ये देखिए 3 मिली बार्न्स है। ठीक है, और अगर हमारे पास जो गैमा रेज हैं वो 6.3 की बजाय वो 17.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हैं, यानी ज़्यादा एनर्जेटिक गैमा रेज हैं। और इस एनर्जी की जो गैमा रेज हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगी? वो हमें लिथियम ब्रीलियम रिएक्शन से मिलेंगी। अगर आप लिथियम पर स्ट्राइक करवाएं प्रोटॉन को, तो ब्रीलियम आपका प्रोडक्ट है और इसके साथ जो गैमा रे एमिट होगी, इन गैमा रेज की जो एनर्जी होगी दैट विल बी 17.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हाई एनर्जेटिक जो है वो आपकी गैमा रेज होंगी, तो आपका जो क्रॉस सेक्शन की वैल्यू है वो स्लाइटली इंक्रीज होगी। देखें तो इस केस में हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन होगा उसकी वैल्यू अबाउट 30 मिली बार्न्स है। अब इसके मुकाबले में तो ये 10 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन अभी भी ये जो बार्न्स में हम वैल्यू देख रहे हैं, जो क्रॉस सेक्शन की जो हम वैल्यू देख रहे हैं, दैट इज मच स्मॉलर देन एज कंपेयर टू कि हम जो न्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल के साथ क्रॉस सेक्शन की वैल्यूज देख रहे थे, उस केस के मुकाबले में ये वैल्यूज बहुत कम है। ठीक है, तो हमने बाकी चार्ज पार्टिकल्स को भी देख लिया, गैमा रेज को भी देख लिया। जब मैंने आपको फिशन के प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने कहा था बहुत सारे केसेस में ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको इंसिडेंट पार्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम मैंने ये बोला था कि फिशन का जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस भी है, यानी कि स्पॉन्टेनियस फिशन भी हो सकती है। यानी बजाय ये कि आप इसको अल्फा पार्टिकल के मिशन से डिसइंटीग्रेशन हो या इलेक्ट्रॉन्स की डिसइंटीग्रेशन से आपके पास फिशन हो, यानी कि फिशन का फिनोमिना हो। कुछ प्रोसेस में ऐसे होता है कि स्पॉन्टेनियसली इटसेल्फ जो है वो आपका हैवी न्यूक्लियाई जो है वो स्प्लिट हो जाता है और फिशन करता है। ठीक है, तो ये जो स्पॉन्टेनियस किन में होगा, यानी कि स्पॉन्टेनियस फिशन का फिनोमिना कौन से न्यूक्लियाइड में होगा? पीछे मैंने आपसे डिस्कस किया अभी स्टार्ट में कि कुछ न्यूक्लियाई का जो फिशन है वो थर्मल न्यूट्रॉन के साथ होता है और कुछ का जो है वो फास्ट न्यूट्रॉन के साथ होता है। ठीक है, तो जो आपके न्यूक्लियाई या जो न्यूक्लियॉन स्लो न्यूट्रॉन के साथ फिशन करते हैं, उनमें जो स्पॉन्टेनियस फिशन होने के चांसेस हैं या जो रेट्स हैं वो स्मॉलर होते हैं एज कंपेयर टू देयर आइसोटोप्स। उनके उन आइसोटोप्स में जहाँ जो फास्ट न्यूट्रॉन के साथ जिनकी फिशन होती है उनमें स्पॉन्टेनियस होने की जो प्रोबेबिलिटी है, स्पॉन्टेनियस मिशन होने के जो रेट्स हैं वो ज़्यादा हैं। अब रेट्स की बात हम क्यों कर रहे हैं? रेट्स मीन स्पॉन्टेनियस फिशन रेट्स का मतलब ये है कि जब हम टाइम के साथ यानी पर आर और पर ग्राम जो है वो हम मेजर करेंगे कि कितनी फिशन जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने रेट के पॉइंट ऑफ व्यू में बात करनी है। फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235, ठीक है, जो इसकी हाफ लाइफ है फॉर स्पॉन्टेनियस फिशन वो कितनी है? 1.8 इंटू 10⁻⁷ अब यहाँ पे हाफ लाइफ कहाँ से आ गई? जो हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट कब आता है? जब किसी न्यूक्लियाई ने स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद डिके होना है या खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट होना है। तो वो कब डिसइंटीग्रेट होगा? आपने देखा होगा कि हाफ लाइफ में जो डिके हो, एक डिके प्रोसेस की डेफिनेशन है कि जब आपका न्यूक्लियाई जो है, हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें उसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उस एलिमेंट के वो हाफ रह जाते हैं। ठीक है, तो किसी न हर रेडियो न्यूक्लियाइड की कोई ना कोई हाफ लाइफ होती है जिसके बाद उसने डिके होना होता है। तो यूरेनियम 235 को अगर स्पॉन्टेनियसली डिके होना है या स्पॉन्टेनियसली इसने फिशन करनी है, तो इसकी जो हाफ लाइफ है यानी ये कितनी देर के बाद ये स्पॉन्टेनियस फिशन कर सकता है? तो वो है 1.8 इंटू 10⁻17 ईयर्स। ठीक है, तो अब इसका रेट क्या है, यानी ये किस रेट पे ये फिशन करेगा? तो वन फिशन जो इसकी होगी वो पर ग्राम पर आर होगी। जब हम इसकी मेजर करेंगे फिशन रेट, तो वन फिशन पर ग्राम पर आर होगी। ठीक है, अगर हम यूरेनियम 238 के लिए बात करें,
उसकी जो हाफ लाइफ है वो 8 इंटू 10⁻15 है, यानी कि इस यूरेनियम 235 के मुकाबले में इसकी जो हाफ लाइफ है वो कुछ कम है। यहाँ पे 10⁻17 है और यहाँ पे 10⁻15 है। ठीक है, तो इसका जो फिशन रेट है वो क्या है कि ये पर ग्राम पर आर में 25 फिशंस कर सकता है। यूरेनियम 235 कितनी कर सकता है पर ग्राम, इनकी 1 फिशन 1 आर में, और 1 ग्राम अगर आप इसकी क्वांटिटी लें तो 1 फिशन पॉसिबल है। जबकि 238 के केस में 25 फिशन हो सकती हैं। 1 ग्राम आप फिश उसका मटीरियल मैटर का ले लें, जो भी आपका रेडियोन्यूक्लाइड सोल्यूशन का ले लें, और पर आर में वो कितनी फिशन करेगा, 25 करेगा। सिमिलरली फॉर पोलोनियम 239 जो रेट है वो 36 फिशंस पर ग्राम पर आ रहा है, और इसकी जो फिशन हाफ लाइफ है वो 5.5 इंटू 10⁻15 ईयर्स है। ठीक है, और पोलोनियम का ही एक दूसरा आइसोटोप 240 है जिसका जो रेट है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि उसमें 1.6 इंटू 10⁻6 फिशंस 10⁻6 फिशंस हो सकती हैं पर ग्राम पर आर, और इसकी जो हाफ लाइफ होती है 1.2 इंटू 10⁻11 ईयर्स। तो यहाँ पे आपने देखा है कि जिसकी हाफ लाइफ कम होती जा रही है उसका जो फिशन रेट है वो भी ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि ये तो अभी हमने कुछ न्यूक्लियाई की बात की जिसमें अपने पोलोनियम, थोरियम और यूरेनियम के डिफरेंट आइसोटोप्स जो है वो देखे हैं। इसके अलावा भी आपके पास कुछ न्यूक्लियाई हैं, हैवी न्यूक्लियाई हैं जिनमें फिशन जो है वो हो सकती है। फॉर एग्जांपल बिस्मिथ है, लेड है, थेलियम है, मरकरी है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, और न्यूट्रॉन्स के जरिए जिनकी एनर्जी जो है वो अप टू 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, उनको यूज करके हम इन न्यूक्लियाई में फिशन कर सकते हैं। क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो मैम। कोई नहीं जाग रहा? मैम जाग रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो है इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं फिशन प्रोडक्ट्स को। यानी जब आपका फिशन रिएक्शन होगा, जब भी आपका यूरेनियम जो है वो स्प्लिट होगा, तो आपके पास कौन से प्रोडक्ट न्यूक्लियाई जो है वो होंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा है सबसे पहले टॉपिक जब हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि जब भी हमने कहा था कि जब फिशन रिएक्शन होता है, जब यूरेनियम स्प्लिट अप होता है, तो वो आपको इंटरमीडिएट मास नंबर और चार्ज नंबर के न्यूक्लियाई जो हैं वो प्रोडक्ट में मिलते हैं। ठीक है, तो जितने भी न्यूक्लियाई अभी तक जो हैं वो फिशन से हमें पता चले हैं, जो फिशन होने के रिजल्ट में हमें मिले हैं, उनकी स्टडीज से, उनसे जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उससे हम फिशन के प्रोसेस का कि कौन सा फिशन हुआ है या किस तरह का फिशन हुआ है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इसको यूज़ करके यानी फिशन प्रोसेस से हम डिफरेंट न्यू जो हैं न्यूक्लाइड जो हैं वो भी डिस्कवर किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जब फिशन प्रोडक्ट्स की हम देखते हैं कि जो अगर आप न्यू पार्टिकल्स की डिस्कवरी को देख रहे हैं कि इसमें डिस्कवर होते हैं, तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। ठीक है, और जो आपकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है, जो भी आपने यूरेनियम न्यूक्लियर लिया जिसकी आपने फिशन करनी है, उसमें जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है उसकी कंपैटिबिलिटी किसके साथ, उसको आपने कंपेयर करना है उन जो आपकी प्रोडक्ट्स आई हैं उनके उनके अंदर जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है उसके साथ। तो ये हमें इससे हमें नए जो आपके न्यूक्लियाई जो फिशन की प्रोडक्ट्स के तौर पे मिले हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और उनकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूरेनियम 236 एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसमें आपके पास ये जो 92 है, ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो अगर आप 236 में से 92 को माइनस कर दें तो आपके पास रिमेनिंग 144 विल बी द मैस नंबर। ठीक है, तो इन दोनों की न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन जब आप रेशो देखेंगे वो आपके पास है 1.57। ठीक है, तो अब हमने इसको एक तो ये रेशो आ गई हमारे पास जो आपका
फिज़ाइल यानी कि जो फिशन जिस न्यूक्लियाई की करनी है, ये उसके लिए रेशियो है, ठीक है? तो अभी तक आपके पास जो प्रोडक्ट्स में अभी तक आपके पास आपने डिस्कस किए हैं, जो जनरली आपके पास प्रोडक्ट्स आती हैं फिशन की, उसमें आपके पास क्रिप्टॉन बनता है, आयोडीन आता है, ज़ीनॉन आता है और सीज़ियम आता है। तो जिस तरह से ये आपने यूरेनियम के लिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो फाइंड आउट की है, तो ये जो एंड प्रोडक्ट्स आती हैं, जो स्टेबल प्रोडक्ट्स आती हैं फिशन की, इनके लिए भी जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो कैलकुलेट की गई है और इनको वे ये और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो आपके पास प्रोडक्ट्स आती हैं फिशन की, जो उनकी रेशियो है वो वेरी करती है 1.17 से लेके 1.52 तक। यानी अगर आप क्रिप्टॉन के लिए सेपरेटली न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो फाइंड आउट करें, आयोडीन के लिए, ज़ीनॉन के लिए और सीज़ियम के लिए, तो इनकी वैल्यूज रेशियोज की डिफरेंट आएंगी और वो वेरी करेगी कहाँ से कहाँ तक। मतलब कुछ में वो 1.17 भी हो सकती है और मैक्सिमम जो अब तक आई है वो 1.52 है। जबकि हमने यूरेनियम के लिए जो देखी है वो कितनी है, जिसकी आप फिजन कर रहे हैं वो 1.57 है। तो इट मीन्स कि अभी भी स्टिल जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनमें जो रेशो है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन की, वो यूरेनियम के मुकाबले में काफ़ी कम है, ये 1.57 है, ठीक है। तो जब भी आपका न्यूक्लियस जो है यूरेनियम का, या जो भी आपका कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है फिशन के प्रोसेस में, वो एक्साइटेड स्टेट में होता है और वो जब स्प्लिट होता है टू इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में या टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में, तो जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है दोनों की, वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो उनमें से एक की वैल्यू, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास दो न्यूक्लियाई लाइटर, स्मॉलर या मीडियम आपके पास दो न्यूक्लियाई बनेंगे, उन दोनों की आपने न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो देखनी है। तो दोनों में से किसी एक की जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है वो ग्रेटर होने चाहिए जितनी स्टेबल होने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपने देखा है, हमने स्टेबिलिटी कंडीशन पढ़ी है जो आपका मॉडल का चैप्टर था, कि उसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो पे ही आपकी जो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी, तो वहाँ पे हमने न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 रखी है। अगर ये रेशियो 1 के इक्वल होगी तो आपका जो है न्यूक्लियस वो मोर स्टेबल होगा। तो जब आप फिशन की बात करते हैं, तो फिशन में जो आपका न्यूक्लियाई है उसकी जो रेशो है उसको, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो को आपने देखना है, और जो दो आपके पास प्रोडक्ट्स बनेंगी उसमें आपने न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो को देखना है। तो जो आपकी दोनों प्रोडक्ट्स हैं उनमें से एक जो प्रोडक्ट आती है उसकी जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है वो स्टेबिलिटी के लिए जितनी रेशो चाहिए उससे ग्रेटर होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर वो स्टेबिलिटी से ग्रेटर है तो इट मीन्स कि वो अनस्टेबल है न्यूक्लियस, ठीक है। जो आपका प्रोडक्ट बना है वो अनस्टेबल है। तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है उसको हम कहते हैं कि वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए फिर कुछ ना कुछ एमिट करेगा, बीटा डिके करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एमिशन करेगा, इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। और अगर कंपाउंड न्यूक्लियस की एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये भी हो सकता है कि वो वन और मोर न्यूट्रॉन जो है वो एमिट करे, जैसा कि हमने फिशन के बारे में देखा हुआ है कि फिशन प्रोडक्ट्स में दो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई या तीन इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई के साथ आपके न्यूट्रॉन भी एमिट होते हैं, ठीक है। अभी तक जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन हुए हैं उनमें जो प्रोडक्ट्स बनी हैं, फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235 की फिशन हमने बार बार पढ़ी है, उसमें जो प्रोडक्ट्स आई हैं अभी तक उनके बारे में ये ऑब्जर्व किया गया है कि उनका जो मैस नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो 72 से लेके 158 तक है। यानी 72 मैस नंबर से स्टार्ट होके 158 मैस नंबर तक की डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी तक फिशन यूरेनियम 235 की फिशन से हमें प्रोडक्ट्स मिल चुकी हैं। तो 72 किसका है, 72 जो है वो जिंक का एक आइसोटोप है जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो 30 है, और 158 जो मैक्सिमम है वो यूरोपियम है, उसका आपके पास आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर 63 होता है, ठीक है। तो अभी तक ये देखा गया है कि जब यूरेनियम 235 की फिशन की गई है तो 97% ऐसा हुआ है कि जो उसकी प्रोडक्ट्स आई हैं, जो कि हमारे पास दो तरह के उसमें ग्रुप बनते हैं, एक लाइट ग्रुप होता है
यानी कि जो भी आपके पास 97% यूरेनियम के आपने अगर फिशन रिएक्शन देखें, तो जो आपके पास प्रोडक्ट्स आती हैं उसमें आपके पास 2 तरह के न्यूक्लियर एमिट होते हैं। एक जो है वो लाइटर जो है उनको हम कंसीडर करते हैं। लाइटर की डेफिनेशन ये है कि उनका जो मास नंबर है वो 85 से लेके 104 तक होगा। एक लाइटर आपका न्यूक्लियर एमिट होगा और दूसरा जो होगा वो हैवी है, जिसके लिए हम डिफाइन करते हैं कि उनके जो मास नंबर हैं वो 130 से लेके 149 या 150, जैसे 158 भी हमने देखा है, वहाँ तक जो है वो वेरी करते हैं। यानी कि अभी तक जितनी भी फिशन हो गई है 235 के बारे में, यूरेनियम 235 से रेलिवेंट, तो 97% रिजल्ट्स ऐसे ही आए हैं कि एक आपको लाइटर प्रोडक्ट मिल रही है और एक आपको हैवियर मिल रही है। और कुछ केसेस में, यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं कुछ 7% केसेस जो हैं, जो प्रोबेबली हमने देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, उसमें ये होता है कि जो आपके पास फिशन होती है उसमें जो आपकी प्रोडक्ट्स आती हैं उनके जो मास नंबर्स हैं वो आपके पास 95 से 139 तक भी हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि अभी तक जो आपका फिशन हमने जितनी भी स्टडी कर ली है उसमें आप देखें, मैंने अभी ऊपर बताया है कि कम से कम जो मास नंबर आपके पास अभी तक आया है वो 72 आया है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पास आया है वो 158 मास नंबर के प्रोडक्ट आई हैं। तो 158 में से अगर आप 72 माइनस करें तो इनके दरमियान 87 आता है। ठीक, तो 87 का मतलब ये है कि 72 से आप चलना शुरू करें, 73, 74 और 158 तक जाएं, तो ये आपके पास 87 पॉसिबल मास नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपके पास 87 प्रोडक्ट्स जो हैं वो फिशन की डिस्कवर हो चुकी हैं, वो आपने प्रोड्यूस हो चुकी हैं फिशन प्रोसेस में। ठीक है, तो जब 87 या 88 जो है आपके पास प्रोडक्ट्स अभी तक आ चुकी हैं, तो इसका मतलब है कितने फिशन फिनोमिना हो चुके हैं, यानी कितने फिशन डिफरेंट टाइप के फिशन प्रोसेसेस हो चुके हैं ग्रेटर देन 40। अब ये किस तरह से कह रही हूँ कि अगर आपके पास 80 प्लस हैं, यानी 86 या 88 हैं आपके पास फिशन प्रोडक्ट्स, तो एक फिशन रिएक्शन में कितनी प्रोडक्ट आती हैं? 2 प्रोडक्ट आती हैं। ठीक है, तो 84 या 88 को डिवाइडेड बाय 2 करें तो 44 हो गया। तो इट मीन्स कि हर एक फिशन फिनोमिना में 2 प्रोडक्ट्स आपके पास आती हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास मोर देन 80 जो हैं वो फिशन प्रोडक्ट्स अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं, तो इट मीन्स के मोर देन 40 डिफरेंट टाइप की फिशन प्रोसेसेस जो हैं वो हो चुके हैं, जिसमें जो प्रोडक्ट हैं वो दूसरे से डिफरेंट आती हैं। ठीक है, और उन 80 प्लस प्रोडक्ट्स में से जो स्टार्ट में आपके पास आई हैं फिशन प्रोडक्ट्स, उनमें 60 जो हैं वो डिटेक्ट हो भी चुकी हैं, वो स्टडी हो भी चुकी हैं। और इसका मतलब ये है कि 30, अगर 60 डिटेक्ट हो चुकी हैं या 60 डिटेक्ट की जा चुकी हैं, तो इट मीन्स के 30 मोड्स ऑफ फिशन जो हैं वो हम स्टडी कर चुके हैं, कंफर्म कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हर फिशन में एक पेयर आ रहा है, एक पेयर ऑफ न्यूक्लियाई आता है, तो 60 कंफर्म होने का मतलब ये है कि 30 फिशन के मोड जो है वो कंफर्म हो चुके हैं। ओके क्लास, अभी हमारे पास लास्ट मिनट है, तो यहाँ पे मैं इसको वाइंड अप कर रही हूँ फिशन प्रोडक्ट्स को। अभी तक हमने इतना देख लिया है कि फिशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो कितनी आती हैं, कितने मैस नंबर्स तक की आ सकती हैं, और अब तक कितने प्रोडक्ट्स डिस्कवर हो चुके हैं और कितनी टाइप्स की जो है फिशन डिस्कवर हो चुकी है। अब आगे हम इसकी प्रोडक्ट्स के बारे में जो थोड़ा बहुत रह गया डीके चेन्स का, वो कल के लेक्चर में देखेंगे। यहाँ अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं।